राजनीति हमारे देश में हर मुद्दे पर होती है। बलात्कार पर भी राजनीति होती है, यौन शोषण पर भी राजनीति होती है। लेकिन जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, नेताओं को यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा इन नारों को फिर से सुन लीजिए कि जनता क्या मांग रही है। देखिए। इस तरह फांसी फांसी के नारे आपने इससे पहले या तो सुने ही नहीं होंगे और या कभी कभार बहुत कम सुना होगा। लेकिन जनता फांसी मांग रही है। सोचिए, जनता का ये गुस्सा देखिए, ये क्रोध देखिए, और नेताओं को आज जनता की ये भावनाएं बहुत ध्यान से समझनी होंगी। जनता व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रही है, और ये जो लोग हैं, आम जनता इस देश की, ये इंस्टेंट फांसी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें इंतजार नहीं करना, इंसाफ के लिए वेटिंग लिस्ट में हमें नहीं लगना, इंसाफ के लिए जो लंबी लाइन है उसके लिए उस लाइन में लगने का समय हमारे पास नहीं है। हमें इंस्टेंट हिसाब किताब चाहिए, हमें इंस्टेंट इंसाफ चाहिए, और हम अब इंसाफ के लिए लंबी कतार में नहीं लगना चाहते। और गुनाहगार को इंसाफ नहीं, गुनाहगार को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कई बार गुनाहगार और आरोपी दोनों को बराबरी से देखता है और दोनों को बराबरी का मौका भी मिलता है। हो सकता है कुछ बड़े बड़े वकील इन गुनाहगारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आकर खड़े हो जाएंगे। उस दिन आप क्या करेंगे? और हमेशा हमने ये होते हुए देखा है। इसलिए जनता का ये मूड देखने के बाद ऐसा क्या होगा कि महिला सुरक्षा हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि महिला सुरक्षा का यह मुद्दा ऐसा बने कि यह किसी भी सरकार को चुनाव हरवा सके, इस पर चुनाव हारे जाएं और जीते जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? यह देश की जनता के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर, सोशल जस्टिस के आधार पर तो बहुत राजनीति होती है। सामाजिक न्याय के आधार पर बड़ी राजनीति होती है। क्या यह सामाजिक न्याय नहीं है? हमारे देश में जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, अगर आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे तो क्या ये सामाजिक न्याय के दायरे में नहीं आता? ये आज हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं? वो कहते हैं हमने इंक्वायरी बिठा दी, वो कहते हैं हमने एक कमीशन बना दिया, हमने एक कमेटी बना दी जो इसकी उच्च स्तरीय जांच करेगी, वो कहते हैं हमने SIT बना दी। जनता ये शब्द सुन सुनकर अब पक चुकी है। जनता को इंक्वायरी, कमेटी, SIT, उच्च स्तरीय जांच, इनमें किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। और लोगों के गुस्से का एक कारण यह है कि हमारे देश में या तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, और अगर मिलता भी है तो इसमें 30 से 40 साल लग जाते हैं। आपके पास हैं 40 साल इंतजार करने के लिए। जैसे एक उदाहरण आज आपको देता हूं। आज ही वर्ष 1992 के अजमेर गैंग रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, और यह फैसला पूरे 32 वर्षों के बाद आया है। ये वो 6 लोग हैं, देख लीजिए, ये आरोपी हैं। इन्हें 32 साल के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये घटना वर्ष 1992 की है, जिसमें अजमेर के अलग अलग स्कूलों की 100 से ज्यादा लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींचने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करके उनका गैंग रेप हुआ था। सोचिए। और इस मामले में कुल 18 आरोपी गिरफ्तार हुए, जो अजमेर दरगाह के खादिम परिवारों से आते थे। और यह मामला उस समय भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा गैंग रेप का मामला था। लेकिन इसके बावजूद इसमें पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में 32 वर्ष लग गए। और सोचिए, अगर इंसाफ मिलने की रफ्तार यही रही तो बदलापुर की इस घटना में जिस 24 साल के आरोपी ने 2 छोटी बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत की, उसे 32 साल के बाद वर्ष 2056 में अदालत से सजा मिलेगी। 2056 में। और कोलकाता की घटना में भी इन डॉक्टरों को वर्ष 2056 में ही इंसाफ मिलेगा। क्या आप 2056 तक इंतजार करने की हालत में हैं? क्या आप चाहेंगे? और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं, 2056 में भी हाई कोर्ट से सजा मिलेगी। उसके बाद ये आरोपी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इन आरोपियों को बचाने के लिए, राजनीति के हित साधने के लिए देश के बड़े से बड़े, महंगे से महंगे वकील उस दिन खड़े हो जाएंगे, जो ये कहेंगे कि इन्हें सजा या तो ना मिले, और या मिले तो बहुत कम तर मिले। और तब तक 40 साल बीत चुके होंगे।
आप खुद तय कीजिए कि अगर वर्ष 2024 की घटना पर अदालत का फैसला 2056 में आएगा तो यह न्याय होगा या यह अन्याय कहलाएगा। आज बदलापुर की इस घटना में आपको इन बच्चों की उम्र को भी देखना चाहिए जो सिर्फ 4 साल की है। ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे देश में एक 24 साल का आदमी 4 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। देहरादून में 32 साल से 57 साल की उम्र के लोग 16 साल की बच्ची का गैंगरेप करते हैं। कोलकाता में एक 31 साल की महिला डॉक्टर की उसी के अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है और यह जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या देहरादून है, क्या बदलापुर है और क्या कोलकाता है। राजस्थान में 2 दिन पहले ही एक 63 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला का गैंगरेप हो गया, जिनमें गिरफ्तार हुए आरोपियों की उम्र 25 साल और 28 साल है। यानी ये जो 2 आरोपी हैं ये उस महिला के बेटे की उम्र के थे। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर महीने 6 से 12 साल की 7 बच्चियों के साथ रेप और गैंगरेप होता है। 12 से 16 साल की 30 बच्चियों के साथ और 16 से 18 साल की 43 बच्चियों के साथ हर महीने रेप और गैंगरेप की घटना होती है, जबकि 18 से 30 वर्ष की लड़कियों के साथ हर घंटे रेप और गैंगरेप की 2 घटनाएं होती हैं। और इसी देश में हर महीने 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं के साथ 7 रेप और गैंगरेप की घटनाएं होती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में किस तरह के दरिंदे और राक्षस आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो आंकड़े हैं और ये असली आंकड़ों से बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर परिवारों को पुलिस स्टेशन से वापस भेज दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को कभी एफआईआर करवाने का मौका नहीं मिलता। पहले तो परिवार रोक देते हैं, बदनामी की वजह से समाज रोक देता है और फिर एक पूरी की पूरी व्यवस्था उस महिला या लड़की के खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है और उससे यह कहती है कि चुप रहो, एफआईआर मत करवाओ। और इस समय की एक बड़ी खबर यह है कि बदलापुर में हालात बहुत तनावपूर्ण है और प्रदर्शनकारियों ने वहां पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और इसकी वजह से वहां इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं एक गाड़ी के पास जो कि पुलिस विभाग की गाड़ी है और इसे आंदोलकों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। ये कार्रवाई, ये जो गाड़ी तोड़ी गई है, इसे तब तोड़ा गया जब पुलिस ने आंदोलकों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। उसके बाद रेल की पटरी हटाया गया, तब जाकर आंदोलक जब बाहर आए उन्हें घसीट कर बाहर लाया गया, रेलवे ट्रैक से हटाया गया क्योंकि रेल यातायात 8 से 9 घंटे बंद है। बदलापुर के आगे और पीछे कहीं भी ट्रेन आ नहीं जा पा रही है और इसकी वजह से जो पूरी। अब आपको यह बताएंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगला नोटिस भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भेज सकती हैं। यह सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि यह सवाल उन लोगों का है जिन्हें कोलकाता के मामले में इंसाफ की मांग करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस ने कानूनी नोटिस भेजे हैं। और आरोप है कि इस घटना में ममता बनर्जी हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं जो इस मामले पर उनके विरोध में उठ रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ही ममता बनर्जी की सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए कि लोग ममता बनर्जी से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी उनके खिलाफ बोलने के लिए पुलिस से नोटिस भिजवाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस मामले में सुनवाई की उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। और इस बेंच ने आज पश्चिम बंगाल की सरकार से 10 बड़े सवाल पूछे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस घटना को शुरुआत में आत्महत्या का मामला क्यों माना गया। दूसरा, इस मामले में FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई। अदालत का कहना है कि जब 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से शाम 4:45 बजे के बीच शव का पोस्टमार्टम हुआ और रात करीब 8:30 बजे शव को माता पिता को सौंपा गया, तो फिर FIR रात में 11:45 पर क्यों हुई। इतना इंतजार किस चीज का हो रहा था। इस सवाल पर जब ममता बनर्जी के वकील, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि FIR परिवार की शिकायत पर दर्ज की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या अस्पताल में कोई भी FIR दर्ज नहीं करता और अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे, और क्या पोस्टमार्टम से पता नहीं चला कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है। तीसरा सवाल, कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ करने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल का प्रभार क्यों सौंपा
और इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह थी, देखिए ये मुद्दा हम भी उठा रहे हैं और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी आज पश्चिम बंगाल सरकार की ये सारी गलतियां, पुलिस की गलतियां पकड़ ली। चौथा, डॉक्टर का नाम और उसकी तस्वीरें सार्वजनिक कैसे हुई, वायरल कैसे हो गई और इस मामले में पीड़िता की पहचान और उसकी गरिमा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। पांचवा, जब हजारों लोगों की भीड़ ने 14 अगस्त को अस्पताल पर हमला किया तब पुलिस क्या कर रही थी। छठा, पुलिस अस्पताल परिसर में हुई हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार क्यों नहीं थी, तैयारी क्यों नहीं की। सातवां, 14 अगस्त को जब हिंसक भीड़ ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को धमकी दी तो पुलिस ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आठवां, अस्पताल पर हमले के वक्त पुलिस मौके से भाग क्यों गई। नौवां, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस को कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में भी अदालत ने पूछा है। और आखिरी बात, इस मामले में पीड़ित की जितनी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई हैं उन्हें सरकार को तुरंत सोशल मीडिया से हटवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोलकाता के इस अस्पताल की सुरक्षा अब लोकल पुलिस की बजाय CISF के जवान करेंगे और कोर्ट ने इस मामले में CBI से भी 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोलकाता में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों पर बलपूर्वक कोई कार्रवाई न हो। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वालों के खिलाफ ममता बनर्जी कोई कार्रवाई न करे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जो देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए यह टास्क फोर्स एक एक्शन प्लान तैयार करेगी और इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स को रखा गया है। इस नेशनल टास्क फोर्स में कुल 14 सदस्य होंगे जिनमें सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन होंगी, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास होंगे, जोधपुर एम्स के डायरेक्टर और देश के बाकी मेडिकल संस्थानों से 6 अन्य सदस्य इस नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जबकि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। तो जब से यह घटना हुई है कोलकाता की, हम लगातार पहले दिन से आप सबको इसके बारे में ना सिर्फ खबर बता रहे हैं बल्कि आप सबको जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरा देश, इस देश की जनता, इस देश का हर परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कम से कम इस मुद्दे पर जागरूक होगा और अपने देश में व्यवस्था को बदलने के लिए अलग अलग हमारी जो सरकारें हैं, व्यवस्था हैं, नेता हैं, उन पर दबाव जरूर डालेगा।